देखिए ऑप्शन की स्टैटिस्टिक्स के सहारे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि बाजार ने एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स ये एक मन बना के चल रहा था कि 8840 का क्लस्टर पार नहीं होगा फॉर द टाइम में इस इवेंट के चलते, और नीचे अगर आप देखें 8680 8700। तो याद रखिए, जैसे कि मानस ने भी कहा, उस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा कि 8850 के ऊपर अगर आपको बाजार टिकता नजर आए तो उसके बाद ही कोई लॉन्ग कमिटमेंट लीजिएगा। और अगर आपके ऑप्शंस हैं, आपने लॉन्ग कर रखे हैं, तो एक बार के लिए उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। जैसे मैंने कहा कि विक्स इस दौर के हाई पर है, कोई भी इवेंट खुलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन मैच्योर नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग उन ऑप्शंस पे कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 कॉल ली हुई है तो 2 कॉल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी 2 को मॉनिटर करिए कि कैसे ये 8840 के ऊपर टिक रहा है, कैसे नहीं टिक रहा है। और अगर आपके पुट लॉसेस में है तो प्लीज इंतजार करिए। एक्सट्रीम ओपनिंग के साथ अगर आप देखें, गैप अप ओपनिंग के साथ एकदम से पुट स्क्वायर ऑफ ना करें, लेट्स वेट कैसे मार्केट बैठ रहा है और क्लोजिंग किस तरह बैठ रही है, उसके बाद पुट्स में लॉसेस बुक करिएगा। और निफ्टी बैंक याद रखिए, एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स जो कि वीक था, आज एक गैप अप ओपनिंग, लेट्स चेक कैसे ये बिहेव करता है 20,050 और 20,100 की जोन में। अगर उसके ऊपर टिकता नजर आए तो आई थिंक शॉर्ट कवर करिएगा। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स बोथ आज के कॉन्ट्रैक्ट में और 29 सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में एक वीक स्ट्रक्चर है, नो डाउट। तो कोई भी ट्रेड्स आप निफ्टी बैंक या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ या फिर एक कॉशियस अप्रोच के साथ लें। लेकिन अब शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में बातचीत करना जो कि आज खबरों में है। पहले तो आपको आईपीओ अपडेट बता देते हैं। आज एक नया आईपीओ मार्केट को हिट कर रहा है, वो है एचपीएल इलेक्ट्रिक का। और कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है, मीटरिंग सोल्यूशन स्विच गेयर्स बनाती है। 26 सितंबर को ये आईपीओ जो है वो क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड है वो 175 से 202 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। पावर यूटिलिटीज़ को कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सप्लाई करती है, और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो कंपनी की क्लाइंट्स हैं। मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी कुछ दिनों पहले। क्या कहा था उन्होंने इस आईपीओ को लेकर, आईपीओ प्रोसीड्स की यूटिलाइजेशन को लेकर, वो सुन लेते हैं। We are looking to raise 360 crores and 130 crores would go into the payment of the term debt. Then 180 crores is for the margin money which would be used for the working capital requirements for the future, and the balance is for general corporate purpose. We have a debt of 524 crores and so the company has already undertaken certain measures which are going to reduce the working capital cycle also. So इसमें थोड़ी काफ़ी efficiency आएगी, and so we will release back certain substantial amount back into the system. Also ये issue के आने से हमारा net debt काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए, तो ये आईपीओ एक और दस्तक देता हुआ, लेकिन एक और चीज़ है जो दस्तक दे चुका है और जिसका अगर आप देखें दूसरा दरवाज़ा, पिछला दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, वो है आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ। और देखिए कल इसका अंतिम दिन था और 6,000 करोड़ रुपये जुटाने थे और उसके उलट लगभग कितने मिल गए, 48,000 करोड़ रुपए की अगर आप देखें बिट्स आई। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो पीआईबी हुआ था, लेकिन लास्ट डे बहुत अग्रेसिव, लास्ट डे आई थिंक शायद दीपाली आखिरी दिन तक अगर आप देखें ऐसे बड़े आईपीओ जो होते हैं ना वो अपना कमाल दिखाते हैं। कल एक इंटरेस्टिंग बात भी हमने अंतिम बाजी में की थी, इफ यू रिमेंबर, कि राकेश झुनझुनवाला ने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया है। हाँ, तो वो नाम आ गया उससे। अगर आप देखें इस आईपीओ की जो आई थिंक कहीं ना कहीं चमक थी वो और बढ़ गई है, साख और बढ़ गई है। हालांकि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला, नो डाउट। अगर आप देखें, खैर इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या आईसीआईसीआई बैंक पे कैसा पड़ेगा उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले निफ्टी बैंक की बात भी की थी। याद रखिए इस स्पेस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। प्राइवेट पीएसयूज, बैंक निफ्टी इटसेल्फ क्या कर रहा है, स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। मानस, मैं एक टेक्निकल चेक आपसे ये चाहूँगा कि आप इस स्पेस में क्या ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे? निफ्टी बैंक को कैसे ट्रेड करेंगे आप? आईसीआईसीआई बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे आप? इस स्पेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एक्सिस बैंक और येस बैंक, उसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? पीएसयू बैंक बास्केट को कैसे अप्रोच करेंगे आप? ट्रेडर के लिए क्या है यहाँ पर इस वक्त? देखिए, पहले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बैंक निफ्टी का अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि ये ज़रूर है कि 20,000 20,050 एक रेजिस्टेंस दिखने लगा है चार्ट्स पे, बट मेरा मानना है कि अगर आपका टाइम फ्रेम 4 to 6 मंथ्स का है तब तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी करेक्ट होगा भी, तो अगर हम एक वर्स्ट सिचुएशन चार्ट्स पे लेके चले तो ऐसा लगता है कि 19,500 एक वर्स्ट सिचुएशन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 20,500 के जो पिछले हाइज बने थे बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके 20,900 और 21,000 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा।
आने वाले 3 से 4 मंथ का अगर आपका टाइम फ्रेम है। अगर हम इस स्पेस की बात करें तो बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि अब वो टाइम है कि आपने प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक लेके रख ली और आपने 2 मंथ अगर रखा तो आपको एक बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आईसीआईसीआई बैंक की है, मैं समझता हूँ कि अब जितना अंडर परफॉर्मेंस हमने प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक में देखा था, शायद आने वाले टाइम में उतना ही आउट परफॉर्मेंस देखेंगे। अब शायद एक बेहतर टाइम आईसीआईसीआई बैंक के लिए देखने को मिलेगा, जहां पर येस बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक थोड़े से हाई लेवल पे फिसलते दिख रहे हैं। थोड़ी सी घबराहट दिख रही है स्टॉक में। करेक्शन जिस तरह की रैली देखने को मिली थी, शायद उसी तेजी से करेक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आपका टाइम फ्रेम 2 मंथ का है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 290 295 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक साइडवेज करेक्शन देखने को मिला था, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ पर भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और 255 के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। जी, ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टॉक्स टू वॉच के शेयर्स भी हमारे पास हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, इस पर खबर पॉजिटिव है। प्रमोटर ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई और हिस्सेदारी 42.8% से बढ़ाकर 45.72% की है। स्टॉक कल डेलो पर बंद हुआ था, लेकिन आज क्या कोई स्विंग मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये जान लेते हैं ब्रजेश से। ब्रजेश, खबर पॉजिटिव है, ऐसे में एप्कोटेक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। सबसे पहले मैं ओवरऑल मार्केट के बारे में बोलना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है और फेड की, चलिए आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा स्टॉक्स टू वॉच की श्रेणी जो है वो और परख लेते हैं, और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स शामिल कर लेते हैं इसमें। एप्कोटेक्स की दीपाली ने जिक्र किया, उसके बाद इसी लिस्ट में अगर आप देखें सिंजन स्टैंडर्ड लाइफ साइंसेज के साथ इन्होंने डील साइन की है। डील के तहत कंपनी की सिंजन सिस्टम बायोलॉजी फार्मा सर्विसेज खरीदी गई है। तो सिंजन अगर आप देखें इस दौर का एक और मजबूत स्ट्रक्चर, और आई थिंक बायोकॉन और सिंजन को देखें तो मोर और लेस प्राइस परफॉर्मेंस बायोकॉन की बहुत स्ट्रांग रही, लेकिन याद रखिए ये स्टॉक बहुत क्रिटिकल लेवल में बैठा है, नज़र जरूर रखिएगा इस स्टॉक पे। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे बेंगलुरु में नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है, तो ये भी अगर आप देखें सुर्खियों में है। और सन फार्मा को तो आप जानते हैं कि अब देखिए आज से कंपनी का जो बायबैक है वो शुरू होगा और करीब 5 अक्टूबर तक ये बायबैक कार्यक्रम खुला रहेगा। 900 रुपये के स्तर पर अगर आप देखें ये बायबैक होना है। तो आई थिंक देखिए क्या क्या हो गया, सिंजन की बात की मैंने, बायोकॉन की बात की मैंने, सन फार्मा की बात की मैंने, और कल से उठा के वो भी ले आते हैं कि कल मिड कैप फार्मा में देखिए डिशमन फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, क्या जोरदार तेजी थी। मानस, अभी इस स्पेस में आपको क्या वाइब्रेंट लग रहा है, मजबूत लग रहा है, जिसको हमें लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहिए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लेनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट कॉल अगर लेनी है तो वो तो मैं समझता हूँ कि डीवीज लैब पे लेनी चाहिए, क्योंकि डीवीज लैब ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है और कंसोलिडेशन पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते में हम देख चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप 1500 और 1520 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए, और जब तक स्टॉक 1250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 1240 के नीचे लगाएं। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मैं समझता हूँ कि डिशमन फार्मा बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है, क्योंकि हमने करेक्शन देखा था, स्टॉक ने 140-130 की रेंज में सपोर्ट लिया। उसके बाद जब हमने रिकवरी देखी तो इस रिकवरी में स्टॉक ने 200 रुपये का जो हर्डल था उसको क्रॉस किया है। तो अभी भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऐसा लगता है कि 225 से 230 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो मैं तो समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, और अपने स्टॉप लॉस जरूर थोड़े से डीप लगाने पड़ेंगे 194 के। बट मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी हमें 225-230 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जी, खबरों वाले शेयर्स में ही एडलवाइस खबरों में है क्रिसिल शॉर्ट टर्म डेट इशू को A1+ रेटिंग दी है क्रिसिल ने। अच्छी खबर, कल स्टॉक 8% बढ़कर बंद भी हुआ था, मोमेंटम में है। कोल इंडिया 1000 मेगावाट का सोलर पावर यूनिट कंपनी लगाएगी, ये स्टॉक भी खबरों में है। कल हालांकि आधा % बढ़कर कोल इंडिया का शेयर क्लोज हुआ था। और एक प्रतिभा इंडस्ट्रीज, जहां पर बोर्ड ने ऑथराइज शेयर कैपिटल की सीमा 40 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ की है। मानस, अभी इन 3 स्टॉक्स की हमने बातचीत की, कोल इंडिया, एडलवाइस, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, तीनों पर ही पॉजिटिव खबर है, लेकिन खासतौर से प्रतिभा इंडस्ट्रीज और एडलवाइस, क्या यहाँ कोई ट्रेड लेना चाहिए आज के सेशन में? देखिए, बहुत ही बढ़िया रैली हमने एडलवाइस में देखी, और जब स्टॉक हर करेक्शन पे 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाए, तब तो आपको मानना चाहिए कि हमें एक आने वाले टाइम में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और वैसे ही स्टॉक ने अभी तक दिखाया भी है। लास्ट सेशन में जब स्टॉक ने 120 के लेवल्स को ब्रेक किया है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 137-138 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 109 के नीचे लगाएं। प्रतिभा इंडस्ट्रीज की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। गिरावट हमने लगातार देखी है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। 18 रुपये एक सपोर्ट जरूर है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि अगर कोई उछाल आए तो वहाँ पर निकल जाए, क्योंकि 18 रुपये के लेवल्स को अगर ब्रेक होगा स्टॉक तो कम से कम 14 रुपये के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे।
इसके बाद आप देखिए सुजलॉन स्टॉक सूच में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया विंड फार्म के लिए करीब करीब 2020 तक 300 करोड़ डॉलर जुटाने की इनकी योजना है सुजलॉन। बट इट्स अ वीक स्ट्रक्चर, बहुत बुरा अगर आप देखें तो इस वक्त टेक्निकल सेटअप है इसका, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूनियन बैंक है। बैंक ने AMC कंपनी में करीब 49% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है और यूनियन KBC AMC में खरीदेगी हिस्सेदारी। तो यूनियन बैंक 141 पे अगेन एक बैंकिंग स्टॉक बैंक से बात कर चुके हैं। उसके बाद एक और स्टॉक शामिल कर देता हूँ, वो है IOC। गेल के साथ इन्होंने करार किया है अदानी पोर्ट्स के धामरा पोर्ट में हिस्सा खरीदने के लिए उन्होंने करार किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें गेल और मिल्क के, अगर आप देखें ये हिस्सा खरीदेंगे, गेल की हिस्सेदारी इसमें करीब करीब 11% होगी और IOC करीब करीब 39% हिस्सा होल्ड करेगा। इस दौर का ये भी और अगर आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एंड डेरिवेटिव्स में स्पेशली अगर आप देखें ये काफ़ी ज़्यादा OI ऐड कर रहा है बिटवीन 565 575। अभी 3 दिन पहले मैंने इसको आई थिंक बताया भी था आपको कि इसमें अब शॉर्ट कवरिंग हो रही है थोड़ी सी, और शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर जा रहा है। 580 कल स्ट्राइक भी करके आया था। इस बास्केट में मानस क्या ठीक लग रहा है आपको ट्रेड करने के लिए लॉन्ग साइड पे? देखिए ये तीनों ही कंपनीज BPCL, HPCL और IOC, अगर आप देखिए तो फरवरी से जब स्टॉक में रैली स्टार्ट हुई है तब से जब भी स्टॉक करेक्ट हुआ है तो वो साइडवेज करेक्शन हुआ है। वहाँ पर हमें स्टॉक हाई लेवल से फिसलता हुआ नहीं दिखा है और उस साइडवेज करेक्शन के बाद जब भी ब्रेकआउट आया है तो वहाँ पर हमें कम से कम 10 से 12% के रिटर्न्स भी मिले हैं। और मैं समझता हूँ इसी तरह का कंसोलिडेशन हम पिछले करीब 2 हफ्ते से IOC में देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद जल्दी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब स्टॉक 580-85 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। अगर 585 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो आप मान के चल सकते हैं कि 635 से 650 तक के लेवल्स IOC में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो अगर आप ऑलरेडी हैं तो बिल्कुल बने रहें, टाइम टू टाइम स्टॉप लॉस रिवाइज करें। अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 550 कर लेना चाहिए और अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो केवल इंतजार करें 585 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो तो 560 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जी, IOC में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। खबरों में है आज ABG शिपयार्ड भी शेयरधारकों ने बैंकों को शेयर जारी करने को मंजूरी नहीं दी है और कंपनी की कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के तहत शेयर जारी करने की योजना थी। सेटबैक ABG शिपयार्ड के लिए ऑलरेडी एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर ये कंपनी रही है और अब शायद और करेक्ट हो आज के सत्र में। NTPC शेयरधारकों ने रकम जुटाने को अप्रूवल दिया है और कंपनी की कर्ज के जरिए 15,000 करोड़ जुटाने की योजना है। 154 पर कल की क्लोजिंग हुई थी। और एक M&M यहाँ भी नेगेटिव न्यूज फ्लो है। स्कॉर्पियो नोवोस्पोर्ट का कंपनी रिकॉल करेगी। जून तक जो गाड़ियां बेची हैं कंपनी ने स्कॉर्पियो नोवोस्पोर्ट, उनको रिकॉल किया जाएगा। दरअसल फ्लूइड पाइप कंपनी बदलेगी। इंजन कंपार्टमेंट में ये फ्लूइड पाइप होता है जिसमें कुछ दिक्कतों के चलते अब इसको कंपनी रिप्लेस करेगी। कल थोड़ा सॉफ्ट भी था M&M। ब्रजेश सिंह एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ। ब्रजेश, M&M खबर नेगेटिव है और स्टॉक में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट रीसेंट रनअप में किया भी नहीं है। आज अगर थोड़ा कमजोर खुलता है तो क्या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर अवॉइड करेंगे शेयर को आज? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट्स का अगर हम पैटर्न देखें तो इट इज़ बिन मेकिंग ऑन लोअर हाई फॉर्मेशन विच इंडिकेट्स नेगेटिविटी। स्टॉक जब तक 1450 1460 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक तो आप मान के चलिए कि इसमें नेगेटिव ट्रेंड ही बना रहेगा। अगर इंट्राडे के लिहाज से अगर आप बात करना चाहते हैं तो 1435 का एक रेजिस्टेंस जोन एक है, माइल्ड रेजिस्टेंस जोन है, आप उसका स्टॉप लॉस लेके आप बेचने की सलाह रहेगी। 1380 1382 का एक सपोर्ट एक है माइनर, मुझे लगता है वो भी शायद ब्रेक होगा आने वाले दिनों में। और पोजिशनल बैट की अगर हम बात करते हैं तो 1325 से 1330 तक के लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट की संभावना बनती है, इसमें शॉर्ट कर सकते हैं यार ढेलो जी। इनफैक्ट मानस ABG शिपयार्ड पर और NTPC पर क्या राय है? NTPC पर खबर पॉजिटिव है, 15,000 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी के लिए, लेकिन ABG शिपयार्ड को जरूर धक्का लग सकता है आज क्योंकि शेयरधारकों ने बैंकों को शेयर जारी करने की मंजूरी नहीं दी है। दोनों स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स क्या हैं? देखिए NTPC कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ट्रेडिंग में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपका अगर निवेश का नजरिया है तो डेफिनेटली आप इस गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि 145 140 मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप 140 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए करीब 6 to 8 मंथ्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 170 और 180 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। बट जहाँ तक बात ABG शिपयार्ड की है, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है, कभी कभी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता जरूर है, बट अभी भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक का एक बहुत बड़ा हर्डल है 32 रुपए से 35 रुपए की रेंज।
जब तक स्टॉक इस लेवल्स को ब्रेक ना करे मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। आपके पास है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 27 रुपए का लगाएं। अगर 35 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम 8 से 9 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए करंट प्राइस पे मैं नहीं रिकमेंड करता कोई भी ट्रेड लेने के लिए बीजी शिपयार्ड पे। इस बीच अगर आप देखें एक इंडिगो और दो स्टॉक्स और देख लीजिए रेमंड्स को। यहाँ पर इंडिगो पे बड़ी खबर है, 20 एयरबस A320 नियो के ऑर्डर को बदला है इन्होंने और A320 नियो की जगह अब A321 यानी 321 नियो जेट का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपना सप्लाई ऑर्डर है उसको थोड़ा सा शफल किया है। कल स्टॉक लगभग 25 रुपये ऊपर था। ब्रजेश, इस बास्केट में एविएशन स्पेस की बास्केट में इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग, स्ट्रांगली पॉइज्ड, भागने के लिए तैयार कोई स्टॉक नज़र आ रहा है तो आपको वो कौन सा है? और ये कल 25 रुपये का मूव जो इंडिगो में था, क्या ये इस चार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रहा है क्या कल का मूव? देखिए वीरेंद्र जी, ये एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऊपर में 885 890 के आसपास का एक दायरा था, नीचे में देखें तो लगभग 845 850। और जिस हिसाब से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है दैट इज बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि इसी में ही दाव लगाना चाहिए और मौजूद स्तर पे आप बाइंग कर सकते हो। लगभग 865 के आसपास का एक सपोर्ट, एक जोन है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हैं। और जिस हिसाब से मैंने कहा 885 890 का जो दायरा है रेजिस्टेंस जोन का, मुझे लगता है वॉल्यूम के संग में कल ब्रेकआउट देखने को मिला है तो ये ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेगा। और स्विंग बेस के हिसाब से आप 925 930 तक के लेवल आप देख सकते हैं। टीएस हरिवर हमारे साथ अब मौजूद हैं। हरी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मार्केट पर एक रिएक्शन आपका लेना चाहेंगे। जिस तरह की प्रोजेक्शंस थी उसी तरह के आउटकम्स निकल कर आए हैं फेड की ओर से। स्ट्रॉन्ग सिग्नल उन्होंने दिए हैं दिसंबर हाई के, लेकिन अब नियर टर्म यानी अगले 2 महीने एटलीस्ट मार्केट के लिए अच्छे लग रहे हैं। और क्या इन 2 महीने में कोशिश कर सकता है निफ्टी? इनफैक्ट माफ कीजिए, आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आज स्ट्रेटेजी क्या है निफ्टी पर आपकी? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बाजार रेंज बाउंड ही रह सकता है। आज डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और उसके बाद शायद थोड़ा एक मूवमेंट हमें देखने को मिले। बट डिसाइसिवली मेरा मानना है जब तक 8900 के लेवल्स सस्टेन्ड बेसिस पे बाजार के अंदर में नहीं देखने को मिलेंगे तब तक के फ्रेश लॉन्ग्स बाजार में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली मॉर्निंग में एक अपसाइड ओपनिंग की चांसेस है और उसके बाद थोड़ा पुल बैक और पॉसिबल है। बट हमको देखना होगा अगर से 12-1 बजे के बाद भी बाजार 8900 के लेवल्स को क्या सस्टेन बेसिस पे मेंटेन रखता है। अगर से ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिलेगी जो बाजार को कम से कम 9050 9100 तक लेके जा सकती है। बट उसके लिए मैं बाय तभी करना पसंद करूंगा जब बाजार 8900 के ऊपर टिका रहे। जी चलिए, इसके अलावा खबरों में है आज रेमंड भी, अभी वीरेंद्र ने जिक्र किया भी था। कल ये स्टॉक शांत था लेकिन उससे पहले 2 सेशन में 30% से ज़्यादा के मूव स्टॉक ने दिया भी और आज शायद वापस परफॉर्म करता हुआ दिखे। कंपनी एथनिक वेयर, फुटवेयर कारोबार में उतरेगी और अक्टूबर अंत तक दोनों सेगमेंट्स में कंपनी एंट्री लेगी। रेमंड और टेक्सटाइल दोनों ही मोमेंटम में रहे हैं। बातचीत करेंगे रेमंड पर, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है जानने का आज का टुडेज ट्रेड। आज का टुडेज ट्रेड जान लेते हैं वीरेंद्र से, जिसे इंटरडे के लिहाज से पिक किया गया है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही आधार पर। बताइए वीरेंद्र, कौन सा शेयर? दीपाली, पहले कल के स्टॉक को देखते हैं। अगर आप देखें श्रेय इंफ्रा, भाई कौन सा स्टॉक था? एजिस लॉजिस्टिक्स, माफ कीजिएगा, एजिस लॉजिस्टिक्स। कल ऑलमोस्ट आप देखिए करीब 170 to 50 का हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट हाई पे क्लोज। देखिए मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को बेचिएगा मत, होल्ड करके रखिए, पैसा डेफिनेटली बनेगा। और इसीलिए अगर आप देखें मैंने ऐसा ही स्टॉक आज एक पिक किया है, अपॉर्चुनिटी सर्कमस्टेंशियल बाय। मैं स्थिति में खरीदूंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसे 9:15 पे ब्रोकर को फोन मिलाएं और बोले कि नहीं खरीदते, नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्टॉक को आपको सर्कमस्टेंसेस में खरीदना है कि अगर ये करे तो खरीदूंगा। टीवीएस मोटर्स हमने पिक किया है। टीवीएस मोटर कल 333 रुपये 80 पैसे में बंद हुआ। तेज़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और इंट्राडे हाई से ट्रेस भी हुआ था ये। लेकिन ये जाते जाते एक बात बोल गया कि बॉस अगर मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 342 के ऊपर चलने लगा, 345 के ऊपर चलने लगा, तो वो मेरा एक ऐसा दौर होगा जब आप एज ए इन्वेस्टर और ए फ्रेश ट्रेडर बन के डेफिनेटली उतर सकते हैं। याद रखिए, चाहे आप वीकली देखिए, चाहे मंथली देखिए, चाहे डेली देखिए, इट्स अ प्रेशर पॉइंट, डेफिनेटली इट्स अ प्रेशर पॉइंट 342। और जब तक वो पार नहीं होगा बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी भी नहीं होगी। और इसीलिए अगर आप देखें कल ये लौट के भी आ गया। लेकिन अब क्या है, देखिए हम फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं, इनकी 2 नई बाइक्स उतारने की योजना भी है मेरे ख्याल से। और ये एक ऐसा दौर होता है जब आप किसी भी ऑटो कंपनी को देखिए, कल आप मेरे ख्याल से आप देखिए मनीष सिंथुलिया साहब थे,
कल सुबह सुबह उन्होंने ओपनिंग में यही कहा था कि इस वक्त आप देखिए टू व्हीलर बास्केट को, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बजाज ऑटो पहले चल चुका है, क्योंकि हीरो मोटर काफी पहले चल चुका है। आई थिंक मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको टीवीएस मोटर्स दे रहा है। अब ये मेरे पे तय है, मेरे पे निर्भर करता है कि मैं 332 पे लूँ, 342 पे लूँ या फिर 345 पे लूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एज पर द डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखते हुए 342 को पार करना, उसके ऊपर निकलना, ये प्रेशर शॉर्ट ट्रेडर के जहन में हावी होने लगा है, क्योंकि इसके फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में कल लगभग 4.25 लाख शेयर घटे थे। दैट मीन्स जिसने ये कॉल ली है कि ये उसको पार नहीं करेगा, वो थोड़ा सा प्रेशर में था। ये 915 का या फिर 930 का स्टॉक नहीं है, ये आपको थोड़ा सा सोच कर समझ कर फिर रिएक्ट कर वैसा स्टॉक है। तो ध्यान रखिएगा टीवीएस मोटर्स का, अगर वो ब्रेकआउट आया 342 के ऊपर का तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देगा ये दिवाली। बिल्कुल, टीवीएस मोटर्स है आज का टुडे स्ट्रेट 333 पर बंद हुआ है, 344 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन एजीज लॉजिस्टिक्स की बात की थी वीरेंद्र ने, अभी कल का टुडे स्ट्रेट का शेयर भी था, तो पूरी लॉजिस्टिक्स पर एक कमेंट इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आज का दिन और कल का दिन अहम है पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक है जो आज शुरू हो रही है, पहली बैठक है जिसमें जीएसटी रेट को डिसीजन लिया जाएगा। और जब भी इस तरह की जीएसटी को लेकर कोई भी डेवलपमेंट होती है तब इन स्टॉक्स में एक स्पार्क दिखता है। और खास बात यह है कि कल मार्केट जब क्लोज हो रहे थे तब थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट कुछ चुनिंदा शेयर्स में हमने देखे थे, जहां पर एक सडन स्पाइक हमने आते हुए देखा था। लॉजिस्टिक्स से ब्रजेश कोई ट्रेड पिक करेंगे आज? देखिए लॉजिस्टिक्स में मेरी राय रहेगी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे। कल का जिस हिसाब से इसमें जो मूवमेंट देखने को मिला है, अगेन द कैंडल हैज फॉर्मेड अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स विच इज अगेन इंडिकेटिंग अ बुलिश साइन। 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यू समवेयर अराउंड 68 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास आती है और उसी के ऊपर बंद हुआ है। मेरा मानना यह है कि अगर स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से आप चलना चाहते हैं तो लगभग 66 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास का उसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, आप उसका स्टॉप लॉस लेके चलिए। और वन द स्टॉक्स क्रॉसेस 69 रुपीज़ 70 पैसा, तो एक बार आपको 72 रुपया और 73 रुपया 40 पैसे तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये 1 से 2 दिन के लिहाज से। तो मेरा मानना यह है स्नोमैन लॉजिस्टिक में दाव लगा सकते हैं। जी।